काले बादलों ने मसूरी की वादियों को पूरी तरह से घेर रखा था। रात के 11 बज रहे थे। एक काले रंग की एसयूवी घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर हेडलाइट की रोशनी फेंकती हुई आगे बढ़ रही थी। वाइपर की घिस-घिस आवाज सन्नाटे को काट रही थी। कार चला रहा था कबीर और बगल वाली सीट पर बैठी थी उसकी पत्नी श्रेया। श्रेया ने खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखते हुए शॉल को कस लिया और कहा, कबीर, और कितनी दूर? मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। कबीर ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और जवाब दिया, रिलैक्स श्रेया। ब्रोकर ने कहा था, माया विला शहर से थोड़ा कटकर है, तभी तो वहां शांति मिलेगी। मुझे अपनी नई किताब पूरी करने के लिए यही शांति चाहिए। बस एक मोड़ और। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद परछाई तेजी से गुजरी। कबीर, ध्यान से! श्रेया चीख पड़ी। कबीर ने ब्रेक पर पैर जमा दिया। दोनों की सांसें फूल रही थीं। हेडलाइट की रोशनी में सामने सिर्फ बारिश की बूंदें चमक रही थीं। कोई नहीं था। तुमने देखा उसे? कोई था वहां? कबीर ने पूछा। हाँ, शायद कोई जानवर होगा, या मेरी आंखों का धोखा। चलो यहां से प्लीज, श्रेया ने घबराते हुए कहा। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई। कुछ ही मिनटों में एक लोहे का विशाल गेट दिखाई दिया, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था माया विला। गेट अपने आप खुला, या शायद हवा से। अंदर एक पुरानी ब्रिटिश कालीन हवेली खड़ी थी, जो अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। पोर्च में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में छाता था, सीढ़ियों से नीचे आया। ये रामू काका थे, इस विला के केयर टेकर। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। लकड़ी के फर्श पर जूतों की आवाज गूंज रही थी। रामू काका ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, नमस्ते साहब, नमस्ते मेम साहब, मैंने खाना तैयार रखा है। उनकी आंखें अजीब तरह से पथराई हुई थी। कबीर ने बैग रखते हुए कहा, शुक्रिया काका। वैसे ये घर काफी बड़ा है। बिजली की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब, बस। काका हिचकिचाए। जनरेटर में तेल पूरा है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा। क्या? तीसरी मंजिल पर मत जाइएगा, वहां मरम्मती का काम बाकी है। सीढ़ियां कमजोर हैं, और मालकिन को भी मना करिएगा। श्रेया को काका के बोलने का ढंग अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वो सीढ़ियों के कमजोर होने की नहीं, बल्कि किसी और खतरे की बात कर रहे हों। रात गहरी हो गई। कबीर और श्रेया पहली मंजिल के बेडरूम में थे। सफर की थकान के कारण कबीर जल्दी सो गया, लेकिन श्रेया की आंखों से नींद गायब थी। बाहर तूफान अब और तेज हो गया था। खिड़की का पल्ला हवा से बार बार टकरा रहा था। श्रेया उठी और खिड़की बंद करने गई। तभी उसे हवा में एक खुशबू महसूस हुई, मोगरे के फूलों की ताजा खुशबू। इतनी तेज बारिश में मोगरा? वो खिड़की बंद करके पलटी ही थी कि उसे छत के ऊपर से आवाज आई। पायल की आवाज, बिल्कुल साफ, जैसे कोई ठीक उनके कमरे के ऊपर वाले कमरे में नंगे पैर चल रहा हो। श्रेया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कबीर को हिलाया। कबीर, कबीर उठो, ऊपर कोई है। कबीर ने नींद में बड़बड़ाते हुए करवट बदली। हवा है श्रेया, या शायद चूहे होंगे। सो जाओ। चूहे पायल नहीं पहनते कबीर। लेकिन आवाज बंद हो गई थी। श्रेया ने जबरदस्ती आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कमरे के अंधेरे कोने से कोई उसे घूर रहा है। अगली सुबह मौसम साफ था। कबीर अपनी टाइपराइटर और लैपटॉप लेकर लाइब्रेरी में बैठ गया। श्रेया घर का मुआयना करने निकली। घूमते घूमते वह उस सीढ़ी के पास पहुंच गई जो तीसरी मंजिल पर जाती थी। वहां एक पुरानी रस्सी बंधी थी और खतरे का बोर्ड लगा था। तभी पीछे से रामू काका की आवाज आई, मेम साहब। श्रेया चौंक गई। ओ काका, आपने तो डरा ही दिया। माफी चाहता हूं, पर मैंने मना किया था ना, ऊपर नहीं जाने का। श्रेया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, काका, कल रात मैंने ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनी थी। घुंघरू की आवाज। कौन रहता था वहां? रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया।
उन्होंने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोले, 50 साल पहले ये हवेली जमींदार विश्वनाथ प्रताप की थी। उनकी पत्नी मंजरी देवी एक बहुत बड़ी नृत्यांगना थी। उन्हें अपने नाच और अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। कहते हैं जमींदार साहब को शक था कि मंजरी देवी का किसी और के साथ चक्कर है। एक तूफानी रात मंजरी देवी तीसरी मंजिल के अपने रियाज कमरे में नाच रही थी। जमींदार साहब वहां गए और फिर मंजरी देवी कभी नीचे नहीं आई। क्या हुआ था उन्हें कोई नहीं जानता। बस उस रात के बाद से जो भी उस कमरे में गया या तो वो पागल हो गया या गायब हो गया। श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। शाम होते होते कबीर का काम खत्म हुआ। उसने श्रेया को परेशान देखा तो बोला, चलो मूड ठीक करने के लिए थोड़ा वॉक पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे देखा कि दरवाजा बाहर से लॉक है। ये काका भी ना, शायद लॉक करके बाजार चले गए। कबीर झुंझलाया, कोई नहीं, पिछले दरवाजे से चलते हैं। लेकिन पिछला दरवाजा भी बंद था। खिड़कियां जाम थी। फोन में नेटवर्क नहीं था। वे घर में कैद थे। रात फिर घिर आई और उसी के साथ लौटी वो खुशबू। मोगरे की गंध अब इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बिजली चली गई। पूरा विला अंधेरे में डूब गया। कहीं दूर कोई पियानो बजा रहा था, एक ही धुन, बार बार। कबीर अब सतर्क हो गया। उसने टॉर्च जलाई। ये आवाज ऊपर से आ रही है, मैं देखकर आता हूं। नहीं कबीर, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ो। श्रेया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। श्रेया, शायद कोई घुसपैठिया है, तुम यहीं रुको, दरवाजा लॉक कर लो। मैं अभी आया। कबीर टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने वो रस्सी पार की और तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके बोझ से कराह रही थी। तीसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धूल से ढकी थीं, लेकिन उनकी आंखें जैसे कबीर को देख रही थीं। गलियारे के अंत में एक कमरा था। उसी के नीचे से रोशनी आ रही थी और पियानो की आवाज भी वहीं से आ रही थी। कबीर ने दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर कबीर के होश उड़ गए। वहां कोई पियानो नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना आदमकद शीशा था और एक ग्रामोफोन अपने आप चल रहा था। फर्श पर ताजा खून के पैरों के निशान थे, छोटे नाजुक पैरों के निशान। तभी कबीर की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे अपने कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई। एक कानाफूसी गूंजी, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर घबराकर पीछे हटा और किसी चीज से टकराकर गिर गया। टॉर्च फिर से जली। उसने देखा कि वो एक पुराने संदूक से टकराया था। संदूक खुला हुआ था और उसमें एक घुंघरू रखा था, खून से सना हुआ। तभी नीचे से श्रेया की चीख सुनाई दी, कबीर बचाओ। कबीर बदहवास होकर नीचे भागा। श्रेया, श्रेया। वो बेडरूम में पहुंचा, लेकिन श्रेया वहां नहीं थी। बिस्तर बिखरा हुआ था और दीवार पर लिपस्टिक, या शायद खून से लिखा था, रिहाई। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज लाइब्रेरी से आ रही थी। कबीर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ा। वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। श्रेया हवा में लटकी हुई थी। नहीं, लटकी नहीं, वो अपने पंजों के बल खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो कबीर को देखकर नहीं, बल्कि उसके पीछे किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके गले से श्रेया की नहीं, बल्कि एक भारी पुरानी आवाज निकली, तुझे क्या लगा? तुम मेरे घर में आओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? कबीर ने कांपते हुए कहा, श्रेया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबीर हूं। श्रेया अब यहां नहीं है। वो चीज हंसने लगी। हंसी इतनी भयानक थी कि कांच की खिड़कियां चटक गईं। तभी कबीर की नजर रामू काका पर पड़ी, जो लाइब्रेरी के कोने में खड़े थे। उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। काका, कुछ कीजिए, ये क्या हो रहा है? कबीर चिल्लाया। रामू काका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, साहब, मंजरी देवी को एक नया शरीर चाहिए था। बरसों से वो इंतजार कर रही थी। आपकी पत्नी का शरीर उन्हें पसंद आ गया। कबीर को समझ आ गया।
रामू काका केयरटेकर नहीं, इस खेल का हिस्सा थे। कबीर ने पास रखा एक भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से रामू काका की तरफ फेंका। काका गिर पड़े। मोमबत्ती पास रखे पर्दों पर जा गिरी। आग तेजी से फैलने लगी। श्रेया चिल्लाने लगी। आग को देखकर वो पीछे हटी। आग? नहीं, मुझे नहीं जलना। कबीर ने मौका देखा। उसने दौड़कर श्रेया को कमर से पकड़ा। श्रेया के अंदर की ताकत अमानवीय थी। उसने कबीर का गला पकड़ लिया। कबीर का दम घुटने लगा। छोड़ो उसे, वापस जाओ, कबीर मुश्किल से बोला। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और पास रखे पुराने किताबों के ढेर में आग लगा दी। धुआं भरने लगा। आत्मा आग से डरती थी। पकड़ ढीली हुई। कबीर ने श्रेया को धक्का दिया और उसे कंधे पर लादकर बाहर की तरफ भागा। पीछे से रामू काका की चीखें आ रही थीं, जो अब आग की लपटों में घिर चुके थे, और मंजरी देवी की आत्मा हवा में चीख रही थी। कबीर मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। वो अभी भी लॉक था। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और ताले पर दे मारी। एक बार, दो बार, ताला टूट गया। वे दोनों बारिश में बाहर गिर पड़े। कबीर श्रेया को लेकर कार की तरफ भागा। कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो माया विला की तीसरी मंजिल की खिड़की पर आग की लपटों के बीच एक औरत खड़ी थी। वो अब भी नाच रही थी। कई घंटों बाद सुबह की पहली किरण के साथ वे अस्पताल पहुंचे। श्रेया को होश आ गया था, लेकिन उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रॉमा है। एक हफ्ते बाद कबीर और श्रेया अपने शहर के अपार्टमेंट में वापस आ चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कबीर ने उस विला की यादों को मिटाने की कोशिश की। उस रात कबीर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। श्रेया बाथरूम में थी। अचानक कबीर को एक आवाज सुनाई दी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। श्रेया गुनगुना रही थी। कोई फिल्मी गाना नहीं, बल्कि एक पुरानी शास्त्रीय बंदिश। कबीर के कदम रुक गए। तभी बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला। श्रेया शीशे के सामने खड़ी बाल झाड़ रही थी, लेकिन शीशे में श्रेया की परछाई के पैरों में घुंघरू बंधे थे, और शीशे वाली श्रेया ने कबीर की तरफ देखकर आंख मारी और धीरे से फुसफुसाई, खेल तो अब शुरू हुआ है कबीर।